Assalamualaikum dear viewers, this is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरएक्शन, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ पे मुश्तमिल हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ह्यूमन में होते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे उसका नेम है टेटिनस, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम टेटिनस डिजीज़ को डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट के जो बाकी डिजीज़ हैं उनके वीडियोस लेक्चर भी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाके आप इस यूनिट के बाकी डिजीज़ पढ़ सकते हैं। या अगर आप डायरेक्टली सर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे यूनिट नेम या डिजीज़ नेम के साथ बाय फरमान लिखे तो यूट्यूब पे डायरेक्टली भी वीडियो आ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं टेटिनस डिजीज़ को डिटेल के साथ। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर हाफिज अहमद लुबाब खटक ने। ये इस यूनिट के डिजीज़ हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये टेटिनस डिजीज़ पढ़ेंगे, बाकी डिजीज़ की वीडियोज़ लेक्चर वो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, वहीं से आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास है टेटिनस। इसका एक डिफिनीशन शॉर्ट सा कि टेटिनस इज एन एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट इज काज्ड बाय क्लस्ट्रीडियम टेटिनी। कि टेटिनस जो है ये एक्यूट इन्फेक्शन है। एक्यूट इन्फेक्शन उसको कहते हैं जिसका ड्यूरेशन कम हो लेकिन सिविरिटी ज़्यादा हो, सख्त वो ज़्यादा हो, उससे मसले ज़्यादा आपको हो, तकलीफ ज़्यादा हो, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट। शॉर्ट टाइम होगा लेकिन सीवियर होगा। दूसरा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से ये होता है और इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं वो है क्लस्ट्रीडियम टेटिनी। क्लस्ट्रीडियम टेटिनी हमारे पास टेटिनस कराता है। अब टेटिनस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मसल स्टिफनेस। जिस पेशेंट को टेटिनस होता है तो उसके मसल स्टिफ हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। एंड स्पाज्म, मसल स्पाज्म कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन ऑफ योर मसल्स। तो टेटिनस एक एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको क्लस्ट्रीडियम टेटिनी काज करता है और इसमें क्या होता है कि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं और काफ़ी सख्त हो जाते हैं। मतलब वो पेशेंट जो है जब वो मुंह बंद कर देता है तो आप पूरी जोर भी लगाओ आप उसका माउथ ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मसल जो हैं वो एबनॉर्मल तरीके से कंट्रैक्ट हुए होते हैं। It is typically enter the body through a wound or cut and can lead to a serious complications if left untreated। देखो अब ये मोड ऑफ एंट्री कहाँ से इंटर होता है? जब भी हमें कोई जख्म लगता है या वुंड या कहीं पे हमारे स्किन में कट लग जाए तो वहां से ये क्लस्ट्रीडियम टेटिनी क्या करता है, बैक्टीरिया इंटर होके हम में टेटिनस काज कर सकता है। बाकी ये स्किन पे पड़ा रहे कोई इशू नहीं, लेकिन इसकी जो एंट्री होगी वो आपके बॉडी में कहीं पे जख्म लग गया या कहीं पे कट लग गया तो उसके तरीके से ये हमारे बॉडी में इंटर हो सकता है। सही है। अब जिस तरह हमने ऊपर कहा कि इसमें मसल स्टिफनेस और मसल स्पाज्म होता है, तो यहां पे लिखा है कि मसल स्टिफनेस यूजुअली बिगिन इन द जा, लॉक जा एंड नेक एंड देन बिकम जनरलाइज। देखो जब ये डिजीज किसी को हो जाए तो सिम्टम्स तो मसल स्टिफनेस और स्पाज्म से स्टार्ट होंगे और वो स्टार्ट होते हैं ऊपर से, सर से। जो हमारे जा हैं, जबड़े जो हमारे हैं वहां से वो मसल्स एबनॉर्मल कंट्रैक्शन उसकी होती है, फिर हमारा नेक काफ़ी स्टिक हो जाता है और उसके बाद बॉडी के जो लोअर मसल्स हैं उसमें क्या है, उसमें स्टिफनेस आ जाती है। ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस टेटिनस डिजीज के। टेटिनस इन्फेक्शन कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विदाउट ट्रीटमेंट। Approximately 10 to 20% of tetanus infection are fatal according to the Center of Disease Control and Prevention। तो टेटिनस क्या करता है कि ये पोर्टल ऑफ एंट्री इसका वुंड है, अगर आप इसको टाइम पे ट्रीट ना करो या इसको प्रिवेंट ना किया जाए तो ये क्या है, ये फैटल हो सकता है, इससे डेथ भी हो सकती है। अगर 100
जो हमारे टेटिनस के पेशेंट आते हैं तो उसमें से 10 से लेके 20 तक पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं और क्या होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और ये कौन हमें बताता है? ये सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो इदारा है उसके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक ये रिजल्ट है हमारे पास। तो इस स्लाइड में जो अंडरलाइन मैंने किया है तो इसको आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। अगर अभी स्क्रीनशॉट लेते हो तो ले लें यहाँ से। अब यहाँ पे डिजीज की थोड़ी हिस्ट्री है कि निकोलर आइसोलेटेड द बैक्टीरियम फ्रॉम सॉइल इन 1884। नाइकोलियर हमारे पास एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट जिन्होंने क्या किया है कि ये बैक्टीरिया सॉइल से इन्होंने आइसोलेट की। आगे और डिटेल भी आएगा, लेकिन यहाँ पे बता दूं कि ये बैक्टीरिया सॉइल में ज़्यादा होता है। ज़मीन पे रोड वगैरह हो गया या रास्ते वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये बैक्टीरिया अक्सर ज़्यादा पाया जाता है। तो फर्स्ट आइसोलेट इसको किया था नाइकोलियर ने और 1884 में। उसके बाद इन 1889 Kitasato Shibasabs isolated the organism from human, show that it produced disease when injecting into animal। तो 1889 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ कि ये सॉइल में जो बैक्टीरिया रहता है जो क्लस्ट्रीडियम टेटिनी, क्या ये ह्यूमन में या एनिमल में डिजीज काज कर सकता है। तो किटासेटो शिबेसेव जो हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को लेके इंजेक्ट किया एनिमल में और उन्होंने देखा कि वो एनिमल में डिजीज काज करता है, तो उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन में भी डिजीज काज करेगा। इन 1897 एडमंड नोकार्ड demonstrated protective effect of positively transferred antitoxin during World War I। तो जिस तरह शुरू में हमने कहा कि ये क्लस्ट्रीडियम टेटिनी बैक्टीरिया की वजह से काज होता है, सही है, और वो बैक्टीरिया पॉइजन या टॉक्सिन रिलीज करता है और वो टॉक्सिन हम में टेटिनस काज करता है। आगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो जो 1897 में एडमंड नोकेट जो है उन्होंने क्या किया, एंटी टॉक्सिन बनाए और इस डिजीज की ट्रीटमेंट की शुरुआत की वर्ल्ड वॉर I में। हाउएवर फर्स्ट effective tetanus vaccine was developed by Gaston Roman in 1924। और जो टेटिनस की वैक्सीन जिसको हम कहते हैं ना रोड का वैक्सीन या रोड वाला स्तन पश्तो में जिसको हम कहते हैं, या रोड का वैक्सीन, तो वो क्या है, वो असल में टेटिनस वैक्सीन है जिसको डेवलप किया था किसने, गेस्टन रोमन ने 1924 में। Tetanus toxoid developed in 1924 and widely used during World War II। और जो टेटिनस टॉक्सिन होते हैं उसके खिलाफ जो टेटिनस टॉक्साइड वैक्सीन बना तो वो 1924 में और वर्ल्ड वॉर II में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ उन पेशेंट पे या उन लोगों पे जिसको कोई इंजरी हो जाती थी और सॉइल वगैरह का उसके साथ इंट्रैक्शन होता था तो उनको ये वैक्सीन लगाते थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट टेटिनस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गेटिंग वैक्सीनेटेड एंड सीकिंग मेडिकल अटेंशन इमीडिएटली इफ देयर इज एन इंजरी और वुंड दैट मे बी कंटेमिनेटेड विथ टेटिनस स्पॉट। तो हमने कहा कि टेटिनस बैक्टीरिया कहाँ पे होता है, सॉइल पे होता है। अगर आपको कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या ज़ख्म पड़ जाते हैं तो फिर आपने ये वैक्सीन लगाना है। देखो वैक्सीन होता है प्रिवेंशन के लिए। जब आप गिर जाते हो रोड पे या एक्सीडेंट हो जाता है और आप टेटिनस वैक्सीन लगाते हो तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई टेटिनस बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर गए हो या टॉक्सिन आपके बॉडी के अंदर गए हो तो वो डिजीज काज करने से पहले आपको उससे प्रिवेंट किया जाए, इसलिए टेटिनस वैक्सीन लगाया जाता है। तो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसमें ये डेट वगैरह और जिसकी जोन सी डिस्कवरी है ये आप लोगों ने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, सही। Reservoir of infection: tetanus is bacterial infection caused by Clostridium tetani, and the main reservoir of tetanus infection is the soil and intestinal tract of animal, particularly horse, sheep, cattle and other livestock। तो टेटिनस जो है ये क्लस्ट्रीडियम टेटिनी की वजह से होता है और ये बैक्टीरिया मोस्टली सॉइल में रहता है, सॉइल पे, और दूसरा इंटेस्टिनल ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स में रहते हैं, स्पेशली ये हॉर्स, शीप वगैरह। तो अक्सर ये रास्ते वगैरह पे भी अगर हम गिर जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये टेटिनस वैक्सीन लगाओ या टीटी वैक्सीन लगाओ। तो वो क्यों, वो इसलिए कि अगर वहाँ पे
कोई हास, शीप, कैटल या किसी का मतलब जानवर का अगर वहाँ पे फुजला वगैरह कब का गिरा हो तो उसकी वजह से भी वो वहाँ के सॉइल में बैक्टीरिया आ सकता है। अब आपको जख्म हुआ तो वुंड आपका एक्सपोज हुआ सॉइल की तरफ, तो आपको फिर क्या करना होगा, ये टेटिनस वैक्सीन लगानी होगी। सही है। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये क्या कि ये सॉइल और इंटेस्टिनल ट्रैक ऑफ एनिमल में ये बैक्टीरिया रहता है। टेटिनस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द एनवायरनमेंट एंड दे कैन एंटर द बॉडी थ्रू ओपन वुंड, कट और स्क्रैचेस लीडिंग टू इन्फेक्शन। ये लॉन्ग टाइम के लिए सॉइल में रहते हैं, सालों तक ये सॉइल में रह सकता है, ज़मीन पे रेत में रह सकता है। और जब भी किसी भी पर्सन को कट वगैरह लगता है, स्क्रैच लगता है, जख्म पड़ जाता है, तो उस जरिए से ये आपके बॉडी में इंटर हो सकता है। Vaccination is best way to prevent tetanus and proper wound care and hygiene can also reduce the risk of infection। देखो, एक तो ये है कि टेटिनस वैक्सीन लाजमी बात है, जब भी आप गिर जाते हैं या जख्म पड़ जाते हैं और मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, डायरेक्ट आपने क्या करना होगा, वैक्सीन लगानी होगी टेटिनस की। सही है। अक्सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपका कोई वुंड वगैरह है तो उसकी आपने अच्छी से सफाई करनी है और प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पाँव पे, हाथ पे कहीं जख्म लगा हो और वो आप मिट्टी वगैरह के साथ वो इंट्रैक्शन में आता है, तो उससे भी, चाहे वो जख्म किसी और चीज़ की वजह से लगा हो, लेकिन उस वजह से भी आपको फिर ये क्या, टेटिनस हो सकता है। सही है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, बाय कांटेक्ट ऑफ स्पोर्स विद वुंड, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर लिया। इन्फेक्टेड फोमिटीज, अगर किसी भी पर्सन के या वो टॉक्सिन वगैरह किसी इंस्ट्रूमेंट पे लगे हैं और आप उसको यूज कर रहे हैं। सॉइल और इन्फेक्टेड ड्रेसिंग और वुंड, अगर आपके जख्म पे कोई ड्रेसिंग जो है, जो पट्टी लगी है, वो काफ़ी ज़्यादा गीली हो, ख़राब हुई हो, तब भी होता है। अम्बलाइकल कार्ड सेप्सिस, अम्बलाइकल कार्ड किसे कहते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी प्लेसेंटा काट दी जाती है, जिसके बाद उसको हम अम्बलाइकल कार्ड कहते हैं। तो क्या होता है कि लोग इसके ऊपर गोबर वगैरह कोई लगाता है, सही है, कोई जो है ना इसके ऊपर राख वगैरह रख देता है, तो ये सारी चीज़ें हार्मफुल हैं, इससे टेटिनस हो सकता है। इसके बाद सर्जिकल इंसिजन के थ्रू भी ये इंटर हो सकते हैं। सही है। इन्फेक्टेड एनिमल इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि ये इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहता है। कंटेमिनेटेड वाटर में भी, ये हमारे पास कंटेमिनेटेड वाटर के जरिए भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है टेटिनस डिजीज के। टेटिनस डिजीज का जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 21 डेज है। इनक्यूबेशन पीरियड ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सप्लेन भी किया है। वो पीरियड या वो टाइम जिसमें एक इन्फेक्टेड एजेंट आपके बॉडी में इंटर हुआ, वहां से लेके उस डिजीज के स्पेसिफिक साइन सिम्टम आप पे अपीयर हो गए, तो इस तक को हम कहते हैं इनक्यूबेशन पीरियड। सही है कि उस टाइम से लेके जब इन्फेक्टेड एजेंट इंटर हुआ उस टाइम तक जब आप में सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं या डिजीज काज कर लेता है, तो ये ड्यूरेशन को इनक्यूबेशन पीरियड। तो अगर आपने एक्सीडेंट वगैरह किया है और आप एक्सपोज हुए हैं उन टॉक्सिन को या बैक्टीरिया को या उनके स्पोर्स को और आपने वैक्सीन नहीं किया, तो 4 से लेके 21 दिन के अंदर अंदर आप में टेटिनस क्या हो सकता है, अपीयर हो सकता है। रूट ऑफ एंट्री इसकी वुंड है। ये वर्ल्ड वाइड हमारे पास टेटिनस है दुनिया के मैक्सिमम इलाकों में। अगर आपको जो है ये स्पोर्ट्स के साथ एक्सपोजर हो जाए तो आपको टेटिनस हो सकता है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, एक तो इम्यूनाइजेशन है, दूसरा पब्लिक एजुकेशन, लोगों को आप समझा दें कि अगर आप इस तरह वुंड वगैरह है उसकी प्रॉपर सफाई किया करें, अम्बलाइकल कार्ड को काफ़ी अच्छी सफाई के साथ रखा करें। इसी तरह जो है अगर कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो वैक्सीन लगाया करें। क्लीन डिलीवरी एंड कार्ड केयर क्या है कि अगर बेबी की डिलीवरी साफ़ सुथरी हो और उसका प्लेसेंट आपने सही से काटा हो, अम्बलाइकल कार्ड सही से काटा हो, तो तब भी आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर वुंड केयर,
वुंड केयर जो है आपके पास जख्म की सही साफ सुथरी सफाई आपने करनी होगी। अवॉइड कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट को आपने अवॉइड करना है एंड सीकिंग मेडिकल अटेंशन। अब अगर आपको ये एक्सपोज हो जाते हैं तो आप मेडिकल अटेंशन जो है वैक्सीन वगैरह के लिए हॉस्पिटल जाया करें। अगर वुंड केयर आप सही से नहीं कर सकते तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से वुंड केयर कर सकते हैं। तो ये प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉइंट जो है ये अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं। अब टेटिनस का हमने क्या किया, उसके साइन सिम्टम भी हमने पढ़ लिया कि ये मसल स्टिफनेस और एबनॉर्मल मूवमेंट कराता है, उसका डिजीज एजेंट भी पढ़ लिया। अब इसकी ट्रीटमेंट जो है एंटीटॉक्सिन भी आप यूज़ कर सकते हो जो उन टेटिनस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर ले। दूसरा हमारे पास जो है क्या है कि टेटिनस इम्यून ग्लोबुलिन, जो कि हमारे पास इमीडिएट ट्रीटमेंट विद मेडिसिन कॉल्ड ह्यूमन टेटिनस इम्यूनोग्लोबुलिन, इसको कभी कभार टेटागाम का नाम भी यूज़ किया जाता है कि तो ये क्या करता है, ये वैक्सीन नहीं है, ये इंजेक्शन है जो क्या करता है, जो टेटिनस को न्यूट्रलाइज करेगा, जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, ख़त्म करेगा। ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन एक टाइप के एंटीबॉडीज हैं जो क्या करते हैं, जो उन टेटिनस वगैरह को ख़त्म करके आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो फाइट कर ले इन टेटिनस टॉक्सिन के खिलाफ। सही है। डिब्राइवमेंट ऑफ वुंड, द वुंड नीड टू बी क्लीन एंड केयर फॉर एग्रेसिवली। सही है। क्या करना है, आपने डिब्राइवमेंट करनी है। वुंड जो है उसमें जो डिब्राइवमेंट कहते हैं, जो आपके पास जो सेल्स वगैरह खराब हो जाते हैं उनको रिमूव करना, इसको डिब्राइवमेंट कहते हैं। तो ये चीज़ आपने करनी होगी, वुंड केयर। सही है। बेंजाइल पेनिसिलिन एंटीबायोटिक भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, 600 mg 6 हार्ली। अब ये एंटीबायोटिक कैसे काम करते हैं, क्या करेगा, कैसे करेगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोग 3rd-4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। यहाँ पे आपको इस डिजीज़ मेडिसिन का नाम पता होना चाहिए कि बेंजाइल पेनिसिलिन को हम टेटिनस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग भी आप यूज़ करते हो। अक्सर मैं खुद सर्जिकल आईसीयू में काम करता हूँ यहाँ पे एज अ टीम लीडर। तो क्या है कि हमारे पास जब टेटिनस के पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको मोस्टली सिडेट और रिलैक्स रखा जाता है ताकि उनके एबनॉर्मल मसल मूवमेंट वगैरह को प्रिवेंट किया जाए। तो जब तक ट्रीटमेंट होती है तब तक सिडेट रहता है। जैसे ही उसके बॉडी में वो टॉक्सिन वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर उसकी सिडेशन हम स्टॉप कर देते हैं। सिडेशन इसलिए दी जाती है कि मसल्स जो है वो स्टिफ होते हैं तो उससे फिर पेशेंट डैमेज हो सकते हैं उनको। ये क्लिनिकल फीचर्स हैं, मतलब इससे आप टेटिनस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मरीज को टेटिनस है या नहीं। पहला हमारे पास है राइसस सर्डोनस, डिवाइल स्माइल जिसको कहते हैं। जिस तरह हमने कहा कि ये मैंडिबल की जो जॉ वगैरह हैं इनमें एबनॉर्मल मूवमेंट होती हैं, तो इस तरह का पर्सन आप कहोगे कि ये हंस रहा है, हालांकि ये एक सिम्टम है टेटिनस का कि उसमें आपके जो फेशियल मसल्स है उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं। लॉक जा इसमें होगा, जा जो होंगे, जबड़े जो होंगे वो सख्त मजबूती से बंद होंगे। स्वॉल्विंग में डिफिकल्टी होगी, कुछ खा नहीं सकेगा सही से। रेस्टलेसनेस होगी क्योंकि पेशेंट पेन में होता है, एबनॉर्मलिटी होती है। इरिटेबल होगा इसलिए कि उसके मसल्स के जो कंट्रैक्चर वगैरह हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। हेडेक भी होगा, फीवर भी होगा चूंकि इन्फेक्शन है, और इसमें टेकिकार्डिया भी होता है क्योंकि ये टेटिनस जो है ये क्या करता है, इसके साथ हार्मोनल डिसेबिलिटी आती है। हार्मोन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो पेशेंट के हार्ट रेट को इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं टेटिनस के, आप इनको एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं कि ये जो एजेंट है ये किस तरीके से आपके बॉडी को इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले टेटिनस टॉक्सिन इंपॉर्टेंट न्यूरोटॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम क्लस्ट्रीडियम टेटिनी। ये न्यूरोटॉक्सिन है, ये हमारे नर्वस सिस्टम पे डैमेज करता है। इस वजह से तो एबनॉर्मल मसल मूवमेंट्स होती हैं, कंट्रैक्चर होते हैं, स्पाज्म होते हैं कि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में इम्यून जो नर्वस सिस्टम है उसमें जो हार्मोन यूज होते हैं, और उन हार्मोन का काम क्या है कि वो मसल के कंट्रैक्शन को ख़त्म करना होता है। तो ये उन हार्मोन पे अटैक करता है
और सॉरी हार्मोन नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर जिनका काम इनहिबिटरी होता है, जिनका काम मसल को रिलैक्स करना होता है, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ख़त्म करते हैं, स्टॉप करते हैं। जब वो रिलीज नहीं होंगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या होगा, एबनॉर्मल मसल कंट्रैक्शन होंगे, आपके पास आपकी बॉडी रिलैक्स कंडीशन में नहीं जा सकेगी। The mechanism of action of tetanus toxin involve binding to nerve cell and blocking the release of neurotransmitter। ये नर्व सेल पे बाइंड होके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को ब्लॉक करता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जिनका काम क्या हो करना होता है, नर्व सेल और मसल जो है उसके उस पे ऊपर से जो क्या करता है, सिग्नल्स जो है उसको ट्रांसमिट करता है। और वो कौन से सिग्नल होते हैं, वो इनहिबिटरी सिग्नल्स होते हैं कि मसल कंट्रैक्शन को कम किया जाए। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा तो कोई होगा नहीं जो मसल की कंट्रैक्शन को कम करे, और फिर इस कंडीशन में पेशेंट क्या है, वो एबनॉर्मल मसल कंट्रैक्शन और स्पाज्म में जाता है। The tetanus toxin is composed of two chain, the light chain and the heavy chain. The heavy chain is responsible for binding to nerve cell, while the light chain contain enzymatic activity that causes the toxic effect. टेटिनस जो हमारे पास टॉक्सिन है वो दो चेन पे मुश्तमिल होता है। जो लार्ज चेन है तो उसका काम क्या है कि वो हमारे बॉडी में नर्व सेल के साथ बाइंड होगा, और जो हमारे पास लाइट चेन है वो इंजाइम वगैरह की प्रोडक्शन कराता है जो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रिवेंट कर लेते हैं, इनहिबिट करते हैं उनके रिलीज को। तो ये दो पार्ट्स है इसके, ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, लाइट चेन क्या करता है और हैवी चेन क्या करता है। सही है। हाँ, जब ये हमारे पास बाइंड हो जाते हैं नर्व सेल के साथ तो इसके बाद क्या करते हैं, आफ्टर बाइंडिंग टू नर्व सेल द टेटिनस टॉक्सिन इज टेकन अप इनटू द सेल एंड लाइट चेन इज रिलीज। क्या होता है कि जब ये नर्व सेल के साथ बाइंड होते हैं तो ये टॉक्सिन सेल के अंदर चले जाते हैं और स्मॉल चेन जो है वो रिलीज हो जाते हैं। द लाइट चेन देन क्लेव अ प्रोटीन कॉल साइनेप्टोब्रेविन विच इज रिक्वायर्ड। क्या है, लाइट चेन ब्रेकडाउन काज कर लेता है, साइनेप्टोब्रेविन जो कि प्रोटीन है उसकी तोड़ फोड़ स्टार्ट कर लेता है लाइट चेन। सही है। जब वो टूट जाता है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जिनको रिलीज करना था, जो ये रिलीज कर सकता था ये प्रोटीन, अब प्रोटीन टूट गया, अब वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। दिस प्रिवेंट द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिटरी मसल कंट्रैक्शन। जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो गाबा है। तो गाबा ऑलरेडी हम पढ़ चुके, कोई कुछ इसको गेबा कहते हैं, कोई गाबा कहते हैं। तो ये क्या है कि ये गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड है और इसका काम मसल कंट्रैक्शन को इनहिबिट करना था। जब इसका रिलीज कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो फिर मसल्स कंट्रैक्शन जो है वो आपके पास इंतहाई एबनॉर्मल होती है। कोई होता नहीं जो मसल की कंट्रैक्शन को स्टॉप कर दे। विदाउट इनहिबिशन प्रोवाइडेड बाय गाबा मसल बिकम हाइपर एक्टिव एंड अनकंट्रोलेबल लीडिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स मसल स्टिफनेस एंड स्पाज्म एसोसिएटेड विद टेटिनस। तो जब ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो आपके पास क्या है कि वो मसल्स वगैरह जो है वो हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट कर लेती हैं, और यही तो कैरेक्टरिस्टिक साइन सिम्टम है किसके, आपके पास इस टेटिनस डिजीज के। सही है। और पैथोफिजियोलॉजी का लास्ट वो जो सेंटेंस हमारे पास है वो ये है कि टेटिनस सीवियर कितना होगा डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितने ज़्यादा टॉक्सिन है। सही है। इन सीवियर केसेस, और दूसरा इम्यून सिस्टम पे भी डिपेंड करते हैं। इम्यून वीक है तो आपके पास क्या है, आपके पास जो ये डिजीज़ है ये काफ़ी ज़्यादा फैल सकती है। द टॉक्सिन कैन स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ये टॉक्सिन जो है ये आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं ब्लड के साथ मिलके, और फिर क्या काम करते हैं, ये आपके बॉडी के जगह जगह के मसल्स को क्या कर लेते हैं, स्टिफ कर लेते हैं, वो सख्त कर लेते हैं। और लास्ट स्लाइड हमारे पास है नर्सिंग मैनेजमेंट का, कि इस तरह पेशेंट की हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे। सबसे पहले पेशेंट को हमने आइसोलेशन में रखना होता है। दूसरा, उसके रूम में डार्कनेस होनी चाहिए और कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर ये पेशेंट जो है इसको स्टिमुलस मिलता है जिससे उसकी कंट्रैक्शन वगैरह काफ़ी तेज़ हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इंश्योर क्वाइट इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट स्पाज्म। आपने ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है कि उसको मसल स्पाज्म वगैरह ना हो, मतलब टाइम टू टाइम हमने उसको इंजेक्शन देने होते हैं डार्मिकम वगैरह। रिस्पायरेटरी सपोर्ट भी हम देंगे अगर उसके मसल इन्वॉल्व हैं। पेन मैनेजमेंट भी हमने करनी है, और
इम्प्लाई बैरियर नर्सिंग टेक्निक। क्या करना है कि हमने पेशेंट के बेड के साथ बैरियर वगैरह को भी लगाना हो गया, ऐसा ना हो पेशेंट गिर जाए। तो ये क्या है, ये नर्सिंग मैनेजमेंट। तो ये टेटनस डिजीज़ के बारे में जो है डिटेल के साथ वीडियो लेक्चर था। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन आए या कहीं पे समझ ना आए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस यूनिट के बाकी डिजीज़ वगैरह जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, तो वहीं से आप उनको देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।